यह रोहित का दिमाग सुन्न हो गया और वह भौचक्का खड़ा रह गया। त्रिशा और उसकी महिला सहपाठियों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। 1 साल पहले ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर के बाहरी संप्रदाय के स्वॉर्ड चीफ आर्यन के साथ एक दुर्घटना हुई थी, जिसने उसे बिना किसी कल्टीवेशन अभ्यास के एक बेकार व्यक्ति बना दिया था। यह बात ग्वांगलिंग शहर में हर कोई जानता था। फिर भी उन्होंने अभी अभी आर्यन को एक ही वार में उमेश को गंभीर रूप से घायल करते देखा था। उमेश, क्या तुम ठीक हो? अरमेंद्र की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उमेश उसके अधीनस्थों में सबसे सक्षम लड़ाका था। ब्लड सर्कुलेशन दायरे के रिफाइनिंग मसल चरण का एक क्रूर व्यक्ति था, लेकिन आर्यन ने उसे एक ही झटके में बुरी तरह से घायल कर दिया था। अरमेंद्र को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। युवा स्वामी, मैं आह! उमेश कोने में ढेर हो गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन मुंह भरकर खून उगल दिया। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वह बेहोश हो गया। अरमेंद्र का चेहरा तुरंत खौफनाक, हिंसक द्वेष से भर गया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया और अचानक हाथ झटकते हुए वह दहाड़ा, तुम सब बस वहां खड़े क्या हो? जल्दी करो और उसे मार डालो। उसके गार्डों ने एक दूसरे को देखा, फिर आगे बढ़े और हमला कर दिया। उनमें से हर एक कल्टीवेटर था और वे क्रूर लोग थे जो नियमित रूप से लड़ते और मार काट करते थे। वे महज नौसिखिया गुंडे नहीं थे। जब उन सब ने एक साथ हमला किया तो वे भूखे मगरमच्छों के झुंड की तरह थे। उनकी क्रूर गति ही त्रिशा, रोहित और लड़कियों को सांस रोके देखने पर मजबूर कर दिया। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उनका दिमाग सुन्न हो गया। हालांकि उन्होंने कम उम्र में मार्शल दाव की खेती शुरू कर दी थी, लेकिन उन्हें कभी भी भोजन, कपड़े या आश्रय के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी थी, और उन्होंने कभी खून खराबा या जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने ऐसा कुछ कब देखा था? उनके दिल और दिमाग हिल गए, जिससे वे अपनी जगह पर जड़वत हो गए। यह आर्यन की नजर से नहीं बच पाया। बाद में मुझे त्रिशा को प्रशिक्षित करने का मौका ढूंढना होगा। मार्शल दाव की खेती सिर्फ बैठकर ध्यान करने का विषय नहीं है। अपने मन, साहस और आचरण को ढालना भी जरूरी है। अपनी दुर्दशा के बावजूद वह हमेशा की तरह शांत था, न चिंतित और न ही परेशान। जैसे ही उसके दुश्मन पास आए, आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी हथेली बाहर निकली। धप! यह एक साधारण थप्पड़ जैसा लगा, लेकिन झुंड में सबसे आगे खड़े गार्ड को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी पहाड़ से टकरा गया हो। वार ने उसे हवा में उड़ा दिया, जिससे एक सुंदर नाशपाती की लकड़ी की कुर्सी टूट गई। उसने उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। इससे पहले कि वे जान पाते कि क्या हो रहा है, आर्यन आगे बढ़ गया। अपने हर कदम के साथ उसने एक गार्ड को हवा में उड़ा दिया। एक दीवार से टकराया, उसकी हड्डियां टूट गईं। एक मेज से टकराया, जिससे वह सूप और खाने से लथपथ हो गया। एक को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा कि वह पीछे की ओर गिर गया, मुंह से झाग निकल रहा था। आर्यन के 7वें कदम तक निजी डाइनिंग रूम बर्बाद हो चुका था और सभी गार्ड फर्श पर ढेर पड़े थे। हर तरह की दर्दनाक चीखें और कराहें हवा में गूंज रही थीं। शुरुआत से अंत तक आर्यन की हरकतें साधारण, आकस्मिक, हाथ के अस्पष्ट इशारे थे। वह लड़कियां भौचक्की और अवाक खड़ी थीं। जिस आर्यन को उन्होंने दावत की शुरुआत से ही नजरअंदाज किया था, वह बेकार व्यक्ति, जिसे उन्होंने महज घर जमाई कहकर तुच्छ समझा था, क्या वह गार्डों के पूरे समूह को खत्म करने जितना मजबूत था? यह उनकी अपेक्षाओं से इतना परे था कि वे इससे ज्यादा स्तब्ध नहीं हो सकते थे। रोहित भी हक्का बक्का रह गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए जब उसने याद किया कि कुछ ही मिनट पहले वह सोच रहा था कि आर्यन को कुछ अच्छी लातें कैसे मारी जाएं, तो उसका दिल कांप गया। जैसे ही मेहमानों ने पूर्ण अविश्वास में देखा, आर्यन अरमेंद्र की ओर बढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुमने अभी कहा कि तुम मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो? पूरा स्थान एकदम शांत हो गया।
अरमेंद्र का चेहरा सफेद और हरा हो गया। उसकी भावनाएं आगे पीछे हो रही थीं। 1 मिनट भौचक्का, अगले ही पल अचंभित। वह स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सभी गार्ड मिलकर भी आर्यन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आर्यन उस अपंग, बेकार घर जमाई जैसा बिल्कुल नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। वर्तमान में आर्यन बस एक कदम दूर था। जब अरमेंद्र ने उन गहरी, रहस्यमय आंखों में देखा तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अनियंत्रित ठंड महसूस हुई। दहशत उस पर हावी हो गई और वह सिर से पांव तक झोर से कांप गया। हालांकि वह सालों से एक दबंग, घमंडी युवा स्वामी रहा था, इसलिए उसने खुद को कठोर किया और कहा, आर्यन, भले ही तुम इससे कहीं ज्यादा मजबूत हो, फिर भी तुम महज एक निम्न दर्जे के, नीच, घर जमाई ही रहोगे, जबकि मैं हुआंग परिवार के वंश की सीधी रेखा का शिष्य हूं। यह बात जोर से कहने पर उसका साहस बढ़ा और उसका लहजा तेज और ठंडा हो गया। अगर हिम्मत है तो हमला करो, करो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो बस इंतजार करो, हुआंग परिवार मेरा बदला लेगा। अरमेंद्र ने ग्वांगलिंग शहर में सालों तक अपनी धाक जमाई थी। यह मूल रूप से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण था। वह हुआंग परिवार से था और उसका पिता वर्तमान परिवार प्रमुख था। यह उसके दबंग गौरव का स्रोत था। जैसा कि अपेक्षित था, जब उन्होंने अरमेंद्र की धमकियां सुनी तो त्रिशा और रोहित का दिल डूब गया। उन्हें अभी अभी एहसास हुआ था कि इस घटना के परिणाम कितने गंभीर होंगे। हालांकि आर्यन सिर्फ हंसा। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? उसका हाथ अचानक बाहर निकला, अरमेंद्र का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब नहा कहो मां निसा, अगर तुम में हिम्मत है तो बोलते रहो, खुद देखो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत करता हूं या नहीं। अरमेंद्र की गर्दन पर पकड़ दर्दनाक थी और उसका चेहरा लाल और बैंगनी हो गया। जैसे ही आर्यन ने अपनी उंगलियों से दबाव डाला, अरमेंद्र स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसे चक्कर आ रहा है। उसकी दृष्टि काली पड़ रही थी। जल्द ही वह मौत के कगार पर होगा। जीने की एक शक्तिशाली, सहज इच्छा ने उसे प्रेरित किया और उसने पागलों की तरह संघर्ष किया, लेकिन यह बेकार था। देखने वालों के दृष्टिकोण से वह एक पकड़े गए टिड्डे जैसा लग रहा था, जिसका जीवन और मृत्यु एक पल की सनक पर निर्भर था। क्या आर्यन सचमुच उसे मारने जा रहा है? यह विचार अचानक त्रिशा और दावत के मेहमानों के मन में आया, जिससे वे चौंक गए। बिना किसी अपवाद के उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। क्यों? कुछ क्यों नहीं कह रहे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरमेंद्र के गाल सिकुड़ गए। वह कांपा और छटपटाया, फिर भी उसने दांत भींच लिए। बोलने से बहुत डरा हुआ था। उसकी आंखें गहरे आतंक से भरी हुई थीं। अपने जीवन के इतने सालों में यह पहली बार था जब उसने मौत को इतना करीब महसूस किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह टूटकर बिखरने वाला है। अचानक आर्यन के नथुने फैले और उसकी भौहें तन गईं। धम्म! उसने अरमेंद्र को दूर फेंक दिया। जब वह जमीन पर गिरा तो उसके नीचे पीले तरल का एक पोखर था। जब उन्होंने यह देखा तो देखने वाले अचंभित थे, लेकिन उन्हें हंसी भी आई। कौन सोच सकता था कि अरमेंद्र जैसा दबंग, हिंसक युवा स्वामी अपने मूत्राशय पर नियंत्रण खो देगा। मेरे मित्र, कृपया हाथ रोकिए। अचानक उन्होंने निजी डाइनिंग रूम के बाहर से एक आवाज सुनी। रेशमी वस्त्र पहने एक व्यक्ति अंदर भागा, फिर अभिवादन में अपनी मुट्ठी बांधी। मेरा नाम विक्रांत है और मैं इस साधारण प्रतिष्ठान का मालिक हूं। कृपया मुझ पर एक एहसान कीजिए और युवा स्वामी हुआंग को जाने दीजिए। विक्रांत, त्रिशा और रोहित की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्होंने सभी ने अमर सभा गृह बिकी इमॉर्टल गैदरिंग हाउस के मालिक के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह चौकस और गहन रूप से सक्षम था। इसके अलावा उसकी पृष्ठभूमि रहस्यमय थी और उसके सभी मेहमान ग्वांगलिंग शहर के उच्च वर्ग से संबंधित थे। लेकिन सभी अपेक्षाओं के विपरीत आर्यन ने विक्रांत को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। उन्होंने देखा कि आर्यन ने सपाट रूप से कहा, जब वह हमारे कमरे में घुस आया और परेशानी खड़ी की, तब तुम कहीं नहीं थे।
लेकिन अब जब उसका जीवन संकट में है तो तुम अंदर भागते हुए आते हो और मुझे हाथ रोकने के लिए कहते हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम मेरे सम्मान के इतने योग्य हो, या क्या तुम सोचते हो कि मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं? उसका लहजा आकस्मिक था, लेकिन उसका रवैया अतुलनीय रूप से दृढ़ था। विक्रांत स्पष्ट रूप से चौंक गया। संभवतः उसके दिमाग में कभी नहीं आया होगा कि वेण परिवार का घर जमाई उसे नजरअंदाज कर देगा। उसकी निगाहें फर्श पर पड़े अरमेंद्र और अन्य लोगों पर अदृश्य रूप से पड़ीं। वह तुरंत गंभीर हो गया। युवा लॉर्ड आर्यन, आप मुझे फटकार लगाने में सही हैं। देर से आने के लिए मैं दोषी हूं। अगर मैं पहले आता तो यह कभी नहीं होता। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी समझ की मांग करता हूं। मैं निश्चित रूप से आपसे मिलने और माफी मांगने का अवसर खोजूंगा। इसके साथ ही उसने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। त्रिशा, रोहित और अन्य पूरी तरह से स्तब्ध थे। विक्रांत जैसे दर्जे के व्यक्ति को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं थी। उसकी विनम्र प्रतिक्रिया ने उन्हें थोड़ा हैरान कर दिया। आर्यन ने सिर हिलाया। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस घटना का आपसे कोई लेना देना नहीं था। यह सब कहने के बाद यदि आप खुले तौर पर ऐसे भद्दे शब्द कहने के लिए मुझे माफ करेंगे, तो यदि आप वास्तव में इसमें शामिल होते हैं तो आप केवल आपदा को न्योता देंगे। विक्रांत की पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, मानो वह आर्यन को पहली बार देख रहा हो। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि उसके सामने खड़ा आर्यन वही व्यक्ति था जिसका मजाक वैन परिवार के घर जमाई के रूप में उड़ाया जाता था। अफवाहें गलत थीं। विक्रांत ने अपने जीवन में अच्छा खासा अनुभव देखा था और उसने तुरंत यह फैसला किया। इस बीच आर्यन की नजरें अरमेंद्र पर लौटीं। मैं, आर्यन, हमेशा अपनी भावनाएं स्पष्ट रखता हूं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे बताता हूं। मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा, लेकिन यदि तुम इसे लेते हो तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। इसके बारे में सोचो और खुद तय करो। इसके साथ वह पास की त्रिशा की ओर मुड़ा, मुस्कुराया और उसे हाथ हिलाकर बुलाया। त्रिशा, चलो चलें। उसने अभी अभी जो चौंकाने वाली घटनाएं देखी थीं, उन्होंने त्रिशा को चकरा दिया था। उसने सहजता से जवाब दिया, ठीक है। फिर जल्दी से आर्यन के पास चली गई। आर्यन फिर रोहित और लड़कियों की ओर मुड़ा। क्या आप सभी यहां रहने की योजना बना रहे हैं? वे अभी भी सदमे भरी भ्रम की स्थिति में डूबे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। वे तुरंत उठे और आर्यन का अनुसरण करते हुए दरवाजे से बाहर निकल गए। विक्रांत ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। जब वे नजर से ओझल हो गए, तभी उसने एक लंबी सांस ली। ब्लू रिवर स्वॉर्ड मनोर के बाहरी संप्रदाय के पूर्व स्वॉर्ड चीफ निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा पर खरे उतरते हैं। ग्वांगलिंग शहर में हर कोई उन्हें बहुत ज्यादा कम आंक रहा है। चाचा विक्रांत, आप मेरे पिता के पुराने दोस्त हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि उसने मुझे कितना बुरा भला कहा? आपने उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? अरमेंद्र पहले ही अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। उसका चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ चुका था। मूर्ख! विक्रांत ने मन ही मन उसे कोसा, लेकिन जोर से। वह बस उदास हुआ। मेरे प्यारे भतीजे, मैं अपने ऊपर ऐसी मुसीबत लाने की हिम्मत नहीं करता। अगर तुम इसे सुलझाना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम अपने पिता से बात करो। यह वैसा ही था जैसा आर्यन ने कहा था। इसमें शामिल होना खुद को आग में झोंकने जैसा था। चाचा विक्रांत, मुझे कभी पता नहीं चला कि आप इतने डरपोक हैं। आप वेन परिवार के घर जमाई को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करते। मैंने पहले जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए। एक अंतिम टिप्पणी के साथ अरमेंद्र अपने गार्डों के बारे में सोचने के लिए भी बिना रुके दरवाजे से तूफान की तरह निकल गया। विक्रांत ने उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने तिरस्कार पूर्वक ठहाका लगाया। यह बिगड़ैल बुरी तरह से बिगड़ चुका है। अपने पिता के संरक्षण के बिना कौन जानता है कि वह अब तक कितनी बार खुद को मार चुका होता। त्रिशा के पीछे पूरा वेन परिवार है, जबकि रोहित के पिता सिटी लॉर्ड के गार्डों के कप्तान हैं। बाकी भी विभिन्न संप्रदायों और गुटों से जुड़े हुए हैं।
इन सब में उलझने के लिए मुझे वास्तव में मंदबुद्धि होना पड़ेगा। विक्रांत की नजरें फिर बुरी तरह से घायल हुए हुआंग परिवार के गार्डों पर पड़ीं और उसके दिल में संदेह उठने लगा। ट्रिशा के दोस्त और सहपाठी जल्दी से वहां से भाग गए, लेकिन जाने से पहले उनमें से अधिकांश खुद को आर्यन की तरफ देखने से रोक नहीं पाए। कौन अनुमान लगा सकता था कि अरमेंद्रा की आक्रामकता के सामने जिस रोहित पर उन्होंने अपनी उम्मीदें लगाई थीं, वह केवल सहन कर सकता था, जबकि जिस आर्यन को वे तुच्छ मानते थे वह उन्हें इतना सुखद आश्चर्य देगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद रोहित ने कहा, आर्यन, मैं यह एहसान चुकाऊंगा। फिर वह मुड़ा और चला गया। उसे हमेशा दिखावा करना पसंद था, लेकिन आज की घटना के बाद वह स्पष्ट रूप से अधिक संयमित था। वह आखिरकार इतना बुरा नहीं है। आर्यन मुस्कुराया। आखिरकार आभार व्यक्त करना और दूसरों की दयालुता को चुकाना सद्गुण थे। जीजाजी, अभी। ट्रिशा के होंठ खुले, लेकिन वह अपनी बात जारी रखने में हिचकिचा रही थी। पहले घर चलते हैं। आर्यन मुस्कुराया और उसे बीच में काट दिया, फिर आगे चलने लगा। यह भी ठीक है। ट्रिशा ने अपनी चिंताओं को दबाया और जल्दी से उसके पीछे चली गई। जैसे ही वे वेन परिवार की जागीर के पास पहुंचे, आर्यन ने संक्षेप में सोचा, फिर एक कोमल आवाज में कहा, ट्रिशा, आज की घटना के बाद केवल 2 संभावित परिणाम हैं। 1, वह अरमेंद्रा वाला लड़का मदद की तलाश में घर जाता है। 2, वह अपने गुस्से को निगलता है और चुप रहने का फैसला करता है। ट्रिशा ने घबराते हुए कहा, उसके जैसा बिगड़ा हुआ रईस? इतना नुकसान सहने के बाद वह कैसे बस मुस्कुराकर सहन कर सकता है? वह निश्चित रूप से बदला लेने के लिए वापस आएगा। एरियन ने सिर हिलाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर वह आता भी है तो यह ठीक है। वह केवल मुझे ही ढूंढने आएगा। इससे ट्रिशा की चिंता और बढ़ गई। उसने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से कहा, जीजाजी, आज की घटना मेरी वजह से हुई है। मैं आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। उसके छोटे सुंदर चेहरे पर भयंकर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। आराम करो, आर्यन ने कहा। उसने उसके बालों को सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। यह घटना उतनी गंभीर नहीं है जितना तुम सोचती हो। ट्रिशा ने अनमने ढंग से आह भरी। जीजाजी, मैं पहले वापस जाती हूं। जैसे ही उसने बात की, वह मुड़ी और वेन परिवार की जागीर के अंदर भाग गई। आर्यन ने थोड़ी झुंझलाहट में सिर हिलाया। ना समझ लड़की, भले ही तुम अपने माता पिता से मदद मांगो, वे मेरे बारे में चिंतित नहीं होंगे। फिर वह मुस्कुराया। कोई था जो उसकी परवाह करता था और उसके लिए चिंतित था। यह स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। उसके लिए इमोर्टल गैदरिंग हाउस में आज की घटना जरा भी महत्वपूर्ण नहीं थी। क्या उस बेकार परजीवी आर्यन ने अरमेंद्रा को पीटा? जब ट्रिशा ने सब कुछ समझाया जो हुआ था, तो हिमानी अब बैठी नहीं रह सकी। वह घोर आश्चर्य में उछलकर खड़ी हो गई। जे को लगभग अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। अरमेंद्रा, वह हुआंग परिवार के मुखिया अरेंद्रा का वारिस था। अगर आज जीजाजी वहां नहीं होते तो वह मुझे बहुत परेशान करता। उसने तो यह भी कहा कि वह शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा और एक बार जब वह मुझे घर ले जाएगा तो मुझे मेरी जगह बताएगा। ट्रिशा की चमकीली आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं, क्योंकि उसने कड़वाहट से अपनी शिकायतें निकालीं। मां, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मेरे जीजाजी की मदद करनी होगी। हिमानी गुस्से में थी। उसने दांत पीसे और थूका। मैंने लंबे समय से उस बिगड़े हुए बदमाश के बुरे आचरण की कहानियां सुनी हैं। वे कहते हैं कि वह किसी भी हद तक गिर सकता है, लेकिन मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि वह मेरी बेटी पर अपने पंजे मारने की कोशिश करेगा। लेकिन हिमानी चुप हो गई और उसकी भौहें तन गईं। मुझे डर है कि मेरे पास इसे हल करने की क्षमता नहीं है। यह सब तुम्हारे पिता की निकम्मेपन के कारण है। वह मुड़ी और नफरत भरी निगाह से जे को घूरा। जे ने मुंह बिगाड़ा, फिर बुदबुदाया, एरियन ने यह सब खुद पर बुलाया है। इसका मुझसे क्या लेना देना? ट्रिशा ने घबराकर कहा।
माँ, अगर आप इसमें शामिल होने से मना करती हैं तो मैं मदद के लिए बड़ी बहन को एक पत्र लिखने जाऊंगी। वह अब हेवंस ओरिजिन एकेडमी की शिष्या है। हिमनी की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी जांघ थपथपाई। यह सही है। तुम्हारी बहन का दर्जा और स्थिति पहले जैसी नहीं है। अब जब उसे एक विचार आ गया तो वह खड़ी हो गई। मैं अभी मुखिया से बात करने जाती हूं। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि वह हमारे अनुरोध को नजरअंदाज करेंगे, कम से कम आर्या के खातिर तो नहीं। ट्रिशा तुरंत खुशी से झूम उठी। जल्दी करो मां, जल्दी। हिमानी ने चिढ़कर कहा। ना समझ लड़की, मैं यह तुम्हारे लिए कर रही हूं। मैं बस उस परजीवी को भी साथ ही साथ थोड़ा सहारा दे रही हूं। यह एक ही बात है, ट्रिशा ने कहा। उसकी मुस्कान खिले हुए फूल जैसी थी। कुल भवन। वह बेकार आर्यन। उसने सचमुच अरमेंद्रा और उसके गार्डों को काबू कर लिया। जब उसे पता चला कि हिमानी क्यों आई है तो परिवार के मुखिया सौराब को विश्वास करना मुश्किल लगा। यह वास्तविक नहीं लग रहा था। ओह! हिमानी जम गई। यह सही है। उस परजीवी आर्यन के पास अब कोई साधना शक्ति नहीं है। मुखिया, चाहे कुछ भी हो, उस आर्मेंद्रा ने ट्रिशा को धमकाया। अगर वह बदला लेने आता है तो हम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। हिमानी स्पष्ट रूप से चिंता से भरी हुई थी। जब आर्या ने आर्यन से शादी की तब मैंने पहले ही आत्महत्या करने के बारे में सोचा था। अगर ट्रिशा को कुछ होता है तो मैं सच में और जीना नहीं चाहूंगी। हिमानी ने अपना चेहरा ढंक लिया और सिसकने लगी। सौराब ने अपनी भौहें सिकोड़ीं, इस पर विचार किया, फिर कहा, बेशक मैं दखल दूंगा। आखिरकार ट्रिशा वेन परिवार की सदस्य है। हम हुआंग परिवार को उसे धमकाने कैसे दे सकते हैं? हिमानी तुरंत कृतज्ञता और खुशी से भर उठी। मुखिया, आपके शब्दों ने मुझे राहत दी है। अभी उत्साहित मत हो। सौरभ ने सिर हिलाया। उनका भाव ठंडा था। मैंने बस इतना कहा कि मैं ट्रिशा की रक्षा करूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आर्यन की रक्षा करूंगा। उसके कारण चाहे जो भी हों, उसने यह गड़बड़ी पैदा की है और उसे इसके परिणाम खुद ही भुगतने होंगे। हिमानी का दिल डूब गया और उसने संकोच से कहा, मुखिया, अगर उन्होंने अपनी गर्दन नहीं फंसाई होती तो ट्रिशा को बहुत कष्ट हो सकता था। क्या आपको नहीं लगता? जे ने उसे ठंडा करके बीच में काट दिया। भाभी, मुझे याद है कि आप दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा अपने उस दामाद से नफरत करती थीं। आप अचानक उसकी ओर से क्यों बोल रही हैं? और भूलो मत, कुछ ही दिन पहले उसने सबके सामने युवा मालिक प्रकाश को बुरी तरह नाराज किया था। मैंने अभी तक इस पर उससे सवाल तक नहीं किया है। जैसे ही उसने वह अंतिम वाक्य बोला, उसकी आवाज दबंग थी और उसके शब्दों ने उसका गुस्सा जाहिर किया। हिमानी शर्मिंदा होकर जम गई। जैसे ही वह जवाब देने वाली थी, सौराब ने उसे फिर से बीच में काट दिया। परसों परिवार की कुलमाता का 80वां जन्मदिन है। मेरे पास संभालने के लिए कई मामले हैं। आप पहले वापस जाइए। यह उसे दरवाजा दिखाने जैसा था। हिमानी ने उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह जल्दी से चली गई। जब वह अपने परिवार के निवास पर लौटी तो उसने ट्रिशा को उत्सुकता से उसका इंतजार करते देखा। मां, कैसा रहा? लड़की ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। हिमानी ने जबरदस्ती मुस्कुराया, फिर अस्पष्ट रूप से कहा, मुखिया पहले ही शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। सब ठीक हो जाएगा। ट्रिशा, तुम कल पाइन क्लाउड स्वॉर्ड मैनर वापस जा रही हो। अच्छी बच्ची बनो और वहीं रुकी रहना। आर्मेंद्रा तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। मुझे सुनकर खुशी हुई। जीजाजी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया और खुशी से उछल पड़ी। हालांकि हिमानी को अपराध बोध की लहर महसूस हुई और उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। वह आर्यन आखिरकार एक बाहरी व्यक्ति ही है। अगर हुआंग परिवार उसे सबक सिखाता भी है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक कि वे उसे मार न दें। उसे अचानक कुछ याद आया। ठीक है ट्रिशा, तुम्हारे जीजाजी, क्या उन्होंने अपनी साधना शक्ति वापस पा ली? ट्रिशा ने सिर हिलाया। मुझे भी नहीं पता। किसी भी मामले में अरमेंद्रा और उसके अंगरक्षक
दोनों उसके सामने पूरी तरह से असहाय थे। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें चमक उठीं और इमोर्टल गैदरिंग हाउस में आर्यन की लड़ाई के दृश्य उसके दिमाग में आ गए। बस उसके बारे में सोचने से ही वह भावुक हो गई। हिमानी ठंडी हंसी, मानो उसने आर्यन को छोटी से छोटी बात तक देख लिया हो। मैंने बहुत पहले ही ध्यान दिया था कि वह लड़का कुछ छिपा रहा था। पिछले 1 साल में उसने कितनी आंखों की रोलिंग और तीखी बातें सहन की हैं, फिर भी मैंने उसे एक बार भी आपा खोते नहीं देखा है। जैसे वह रात जब तुम्हारी बहन वापस आई थी, उसने कुछ ही शब्दों में प्रकाश को बहुत गुस्सा दिलाया और उसने पूरी स्थिति को उल्टा कर दिया। एक बेकार कचरा ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मुझे उससे कुछ जवाब निकलवाने का मौका ढूंढना होगा। ट्रिशा ने जवाब में बस हंस दिया, लेकिन वह चुप रही। उसने मन ही मन सोचा, वह मेरे जीजाजी हैं। बेशक वह कमाल के हैं। ग्वांगलिंग शहर, हुआंग परिवार। उनके शानदार हॉल के भीतर का वातावरण दमघोंटू था। आर्मेंद्रा फर्श पर घुटने टेक कर बैठा था। उसकी आवाज कर्कश थी। पिताजी, मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करने को तैयार हूं और आगे बढ़ते हुए मैं लगन से साधना करना सुनिश्चित करूंगा। देर सबेर मैं आज के अपमान का 10 गुना, नहीं 100 गुना बदला लूंगा। परिवार के मुखिया अरेंद्रा हॉल की मुख्य सीट पर शांत और भावहीन होकर बैठे थे। वह अपनी चौड़ी आस्तीन वाले गहरे रंग के वस्त्रों में लंबे और प्रभावशाली लग रहे थे, जैसे कोई घात लगाए बैठा बाघ या कुंडलित ड्रैगन। उनकी उपस्थिति सागर जितनी विशाल और शक्तिशाली थी। हवा इतनी घुटी हुई थी कि अरमेंद्रा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह मुश्किल से सांस ले पा रहा हो। काफी देर बाद आरेंद्रा अचानक खड़े हुए और जोर से हंसे। इतनी महत्वाकांक्षा के साथ तुम निश्चित रूप से एक दिन कुछ महान हासिल करोगे। उठो, कल मैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए उस आर्यन से मिलने जाऊंगा। जगह इमोर्टल गैदरिंग हाउस होगी। आर्मेंद्रा हक्का बक्का रह गया। पिताजी, इतने छोटे से मामले पर व्यक्तिगत रूप से जाने की क्या जरूरत है? अरेंद्रा उसकी ओर बढ़े और उसे उठने में मदद की। तुम समझते नहीं हो। कुत्ते को मारने से पहले तुम्हें यह देखना होगा कि उसका मालिक कौन है। मैं अरेंद्रा हूं और तुम मेरे बेटे हो। उनकी आंखें बर्फीली चमक से झिलमिला उठीं और उनके शब्द ठंडे थे। मैं उसे एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल करूंगा। मैं चाहता हूं कि ग्वांगलिंग शहर में हर कोई यह जान ले कि तुम अरेंद्रा की उलटी मछली की खाल हो, और अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो उनका भी वही हश्र होगा जो आर्यन का होगा। अरमेंद्रा हैरान और खुश दोनों था। पिताजी, क्या आप उसे खुद ही मारने जा रहे हैं? उसे मारूं? नहीं, मैं उसे अपमानित करूंगा और उसे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करूंगा। तुम्हें कल पता चलेगा। आरेंद्रा का लहजा सामान्य था, मानो यह मामला तुच्छ से तुच्छ हो। एक खिड़की के पास एक मेज रखी थी। आर्यन अपनी पीठ सीधी करके बैठा था। उसने अपनी कूची उठाई थी और पन्ने पर स्याही छिड़क रहा था। कालजयी रूप से सुंदर और गहन अक्षर चर्मपत्र पर उतर रहे थे। रात होने के बाद ही आर्यन ने अपनी कूची अलग रखी। मेज पर पहले से ही पतली कागज की चादरों का ढेर लगा हुआ था, जो सभी लिखी हुई थीं। कल सुबह मैं यह श्वास तकनीक ट्रिशा को दूंगा, आर्यन ने मन ही मन सोचा। आज उसका 16वां जन्मदिन था, लेकिन अपनी चूक के कारण वह उसके लिए कोई उपहार खरीदना भूल गया था। इस प्रकार उसने इसके बजाय उसे एक मार्शल दाव साधना तकनीक देने का फैसला किया था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ। जब वह अगली सुबह उसे खोजने गया तो नौकरों ने उसे बताया कि वह पहले ही वेन परिवार की जागीर छोड़ चुकी थी और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पाइन क्लाउड स्वॉर्ड मैनर वापस चली गई थी। कल वेन परिवार की कुलमाता का 80वां जन्मदिन है। ट्रिशा निश्चित रूप से वहां होगी। मेरे पास तब तक इंतजार करने और इसे उसे देने का कोई कारण नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। फिर वेन परिवार की जागीर छोड़ दी। हाल ही में वह हर सुबह ग्रेट एज्योर के तट पर
आध्यात्मिक भूमि में साधना करने के लिए बाहर जाता रहा था। आज भी स्वाभाविक रूप से कोई अपवाद नहीं था। उसने दोपहर तक अपनी साधना जारी रखी, फिर शहर और वेन परिवार की जागीर की ओर वापस चला गया। कल सुबह मुझे फिरोज की चोटों का इलाज करने जाना है। वह एक काम कम हो जाएगा जो मुझे करना है। आर्यन चलते हुए सोच रहा था, लेकिन अचानक वह बीच रास्ते में रुक गया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ महसूस किया हो, और उसने थोड़ी दूर एक जगह की ओर देखा। युवा मालिक आर्यन, हमारे मालिक आपको आमंत्रित करते हैं। काले वस्त्रों में एक लंबा वृद्ध व्यक्ति सड़क पर थोड़ी दूर खड़ा था, जो लोगों के पूरे समूह का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने आगे का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया था। क्या आप आर्मेंद्र परिवार से हैं? आर्यन के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन वह न तो हैरान दिखा और न ही घबराया हुआ। काले चौगे वाले वृद्ध ने भावहीनता से जवाब दिया, युवा स्वामी आर्यन, जब आपने पता लगा ही लिया है तो बेहतर होगा कि आप चुपचाप हमारे साथ चलें। इसमें हम सभी की भलाई है। हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने पूछा। अमर मिलन सदन, इमॉर्टल गैदरिंग हाउस, वृद्ध ने दृढ़ता से कहा। अनजाने में ही सही, आर्यन हक्का बक्का रह गया। क्या आर्मेंद्र जिस जगह गिरा था उसी जगह से वापस उठना चाहता है? चलो चलते हैं। वह मुड़ा और अमर मिलन सदन की ओर चलने लगा। काले चोगे वाले वृद्ध और उसके अधीनस्थ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि आर्यन इतना आत्मजागरूक और इतना सक्रिय होगा। क्या यह थोड़ा बहुत आसान नहीं था? उस पर कड़ी नजर रखो, कुछ भी हो जाए उस बच्चे को खिसकने मत देना। वृद्ध ने चुपचाप अपने आदेश दिए, फिर अपने अधीनस्थों को आगे बढ़ने का नेतृत्व किया। हालांकि उसकी चिंताएं सच नहीं हुईं। जैसे जैसे वह चलता गया, आर्यन इत्मीनान और आराम से लग रहा था। भागने का उसका कोई इरादा नहीं था। अमर मिलन सदन तक पहुंचने और आर्यन को अंदर जाते देखने के बाद ही वृद्ध ने राहत की सांस ली। फिर भी वह हैरान था। वह परिवार के घर जमाई में हिम्मत तो है। यह दोपहर के ठीक बाद का समय था, जिस समय अमर मिलन सदन का व्यापार आमतौर पर अपने चरम पर होता था। हालांकि जब आर्यन ने प्रवेश किया तो उसने पाया कि जगह शांत और नीरस थी। सभी सीटें खाली थीं, सिवाय इसके कि काउंटर के पीछे एक परिचित चेहरा खड़ा था। अमर मिलन सदन का मालिक विक्रांत। जब उसने आर्यन को देखा तो विक्रांत खुशी से हंसा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह आर्यन के दुर्भाग्य पर खुशी मना रहा हो, जैसे कि उसे पता था कि क्या होने वाला है। युवा स्वामी आर्यन, परिवार प्रमुख आर्येंद्रा ने व्यक्तिगत रूप से उस निजी भोजन कक्ष में एक दावत का आयोजन किया है जहां आप कल आए थे। वह इस समय आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं है कि हम आपके अमर मिलन सदन को बर्बाद कर देंगे? आर्यन ने लापरवाही से पूछा। विक्रांत की मुस्कान जम गई, लेकिन फिर वह हंसा। युवा स्वामी आर्यन, कृपया आराम करें। हमारा साइन बोर्ड असाधारण रूप से टिकाऊ है। कोई भी साधारण व्यक्ति इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह रुका, और जब उसने बात जारी रखी तो उसकी आवाज में थोड़ी दया का भाव था। आपको अपनी चिंता करनी चाहिए, युवा स्वामी आर्यन। मुझे डर है कि आज आपकी किस्मत खराब है। आर्यन मुस्कुराया। दुकानदार विक्रांत, आप तमाशा देखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर आपके अमर मिलन सदन को कोई नुकसान होता है तो मैं आपको मुआवजा नहीं देने वाला। यह चेतावनी देते हुए वह पहले ही दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। यह लड़का इतना निडर क्यों लग रहा है? क्या इसके पास कोई चाल है? लेकिन जो आज उसे ठिकाने लगाने आया है वह अब तक क्या नरेंद्र है, आर्मेंद्र परिवार का मुखिया, जो पूरे ग्वांगलिंग सिटी में सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली हस्तियों में से एक है। आर्यन, मैं देखना चाहूंगा कि आप जैसा वेम परिवार का एक साधारण घर जमाई अमर मिलन सदन से सलामत बाहर निकलने की योजना कैसे बनाता है। इस बीच दूसरी मंजिल के निजी भोजन कक्ष का दरवाजा पहले से ही खुला था।
जब आर्यन पहुंचा तो उसने देखा कि अंदर 3 लोग बैठे हैं। पहला आर्मेंद्र था। उसके चौगे गहरे और शानदार थे, और वह ड्रैगन कढ़ाई वाले शाही वस्त्रों में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के बगल में बैठा था। वह आदमी लंबा और प्रभावशाली था, जिसकी आकृति चट्टानों जितनी कठोर थी। हालांकि वह लापरवाही से बैठा था, उसकी उपस्थिति घात लगाए हुए ड्रैगन या बाघ की तरह प्रभावशाली थी। उसकी दूसरी ओर कमर पर लंबी छुरी बांधे हरे चौगे वाला एक व्यक्ति बैठा था। वह लगभग 40 साल का लग रहा था, और उसका रंग पीला था। वह चांदी के खंजर से खेलने में व्यस्त था। जैसे ही उसने अपने हाथ बदले, तेज ठंडा खंजर इतनी तेजी से उछला और लुढ़का कि देखने वाले चकाचौंध हो गए। जब आर्यन प्रकट हुआ तो हरे रंग के व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कुछ देर बाद वह उपहास भरी हंसी में फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे वह निराश था। आर्यन, तुम आखिरकार यहां आ ही गए। आर्मेंद्र की आंखें उसकी हड्डियों में समाई नफरत से जल उठीं। कल मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा, आर्यन ने कहा। चूंकि तुमने इसे लेने का फैसला किया है, इसलिए मेरा आना स्वाभाविक ही था। जैसे ही आर्यन ने बात की, वह इत्मीनान से कमरे में घूमता रहा। यादृच्छिक रूप से एक सीट चुनी और बैठ गया। उसकी नजर हरे और शाही वस्त्रों में मौजूद अधेड़ उम्र के लोगों पर पड़ी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। कढ़ाई वाले ड्रैगन वस्त्रों में मौजूद व्यक्ति हैरान लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि आर्यन अत्यधिक संयमित दिख रहा था। फिर उसने अचानक अफसोस जताया। ब्लू रिवर तलवार जागीर के बाहरी संप्रदाय का पूर्व तलवार प्रमुख वास्तव में आम आदमी की तुलना में कहीं अधिक बहादुर है। मैं आखिरकार पुष्टि कर सकता हूं कि विक्रांत सही था, वह बूढ़ा लोमड़ी। ग्वांगलिंग सिटी के लोगों ने वास्तव में आपको कम करके आंका है। उसकी आवाज नरम लग सकती थी, लेकिन वह एक आधिकारिक हस्ती की प्रभावशाली हवा उत्सर्जित करता था। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और लापरवाही से मेज पर थपथपाया। पहले ही दोपहर हो चुकी है। अगर आप छोटी मोटी बातें करना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़कर भोजन और पेय ऑर्डर करने जा रहा हूं। हम दोपहर के भोजन पर बातचीत कर सकते हैं। आर्मेंद्र ने मुंह बनाया। क्या वह सचमुच सोचता है कि हम यहां खाने आए हैं? हरे रंग के व्यक्ति का भाव अपरिवर्तित रहा। वह बस अपने चांदी के खंजर से खेलता रहा, जैसे कि उसे इन सब में थोड़ी भी दिलचस्पी नहीं थी। शाही ड्रैगन वस्त्रों में मौजूद व्यक्ति हंसा। अगर यह सब खत्म होने के बाद भी आपकी भूख बनी रहती है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपको पेट भरकर खाने दूंगा। एक संक्षिप्त विराम के बाद उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम आर्येंद्रा है। मैंने सुना है कि आपने कल मेरे नालायक बेटे को यहां सबक सिखाया था। कौन सही था और कौन गलत, इसे एक तरफ रख दें। मेरे बेटे को धमकाया गया। एक पिता के रूप में मुझे कुछ करना होगा, क्या आप नहीं सोचते? आर्यन ने सहजता से सिर हिलाया। छोटे को मारो और बड़ा दौड़कर आता है, यह तो अपेक्षित ही था। आर्येंद्रा आगे की ओर झुका। उसकी आंखें तुरंत अतुलनीय रूप से तेज हो गईं। उसने सीधे आर्यन को घूरते हुए कहा, मैं देख सकता हूं कि तुम चतुर किस्म के हो, इसलिए मैं सीधा बात करूंगा। अगर हम इस घटना को हल नहीं करते हैं तो कल जो हुआ वह मेरे बेटे को ग्वांगलिंग सिटी का मजाक बना देगा। वह लगभग बड़ा हो चुका है, फिर भी उसने डर के मारे पेशाब कर दिया था। अगर यह बात फैल गई तो यह सुखद नहीं होगा। आर्मेंद्र का चेहरा गुस्से और शर्म से विकृत हो गया, और जब उसने अगली बार आर्यन को देखा तो उसकी निगाहें और भी शातिर थीं। आप इसे कैसे हल करने का प्रस्ताव करते हैं? आर्यन ने पूछा, जो पूरी तरह से शांत था। आर्येंद्रा की उपस्थिति शक्तिशाली और प्रभावशाली थी। वह स्पष्ट रूप से क्यूई संचय क्षेत्र की अक्यूमुलेशन रेल्म का एक प्रभावशाली विशेषज्ञ था। उसकी हर गतिविधि लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी, लेकिन उपस्थिति की यह छोटी सी मात्रा आर्यन के दिमाग को प्रभावित करने के लिए कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। इसके विपरीत उसे हंसी आ गई। लोगों को डराने की कोशिश? आपको पहले यह तय करना होगा कि आप किससे निपट रहे हैं।
आर्यन की उदासीन प्रतिक्रिया ने आर्येंद्रा को एक बार फिर हैरान कर दिया। उसने एक पल के लिए विचार किया, फिर हल्के से मुस्कुराया। एक माफी के साथ। एक माफी? यह सही है। घुटनों के बल बैठ जाओ, फिर अमर मिलन सदन से बाहर तक रेंगते हुए जाओ। हर कदम पर एक बार सिर झुकाकर प्रणाम करना। आर्येंद्रा ने लापरवाही से निजी भोजन कक्ष के बाहर फर्श की ओर इशारा किया। उसकी आवाज मधुर थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जब आपका सिर जमीन से टकराए तो आवाज होनी चाहिए। यह अमर मिलन सदन की तीनों मंजिलों के हर निजी कमरे से सुनाई देने योग्य होनी चाहिए। आर्मेंद्र मदद नहीं कर सका, लेकिन दिल से मुस्कुराया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। हरे रंग के व्यक्ति ने पहली बार बात की। वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। परिवार प्रमुख, आप वास्तव में दयालु हैं। आर्येंद्रा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम नहीं समझते, यह सिर्फ युवाओं के बीच का संघर्ष है। निर्दयी होने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह क्रूरता नहीं है? आर्मेंद्र आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके पिता का आकस्मिक संयमित लहजा उसे भी चौंका गया। आर्येंद्रा की नजर पूरे समय आर्यन पर टिकी रही। उसने जारी रखा, एक बार जब तुम सिर झुकाते हुए इमारत से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें वहां घुटने टेक कर खुद को थप्पड़ मारना है। याद रखना, आपको इतनी ताकत से मारना है कि आवाज 30 फीट दूर से भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे। यह कहते हुए उसने अपनी उंगलियों से मेज पर थाप दी और उसने एक लापरवाह मुस्कान दिखाई। एक बार जब दर्शक तितर बितर हो जाएंगे तो इस घटना का अंत हो जाएगा। आर्मेंद्र का दिल उत्साह से भर गया। वह यह देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होने वाला है। जिस तरह से मैं देखता हूं, यह सजा अभी भी बहुत हल्की है, उसने कहा। चूंकि परिवार के मुखिया कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहते हैं, तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं। हम बच्चे को आसानी से जाने देंगे। हरे चोगे वाले आदमी ने अपने खंजर से खेलते हुए अपनी संकरी आंखों से आर्यन को चाकू की तरह भेद दिया। क्या तुम यह खुद करोगे या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे कोई विषैला सांप अपनी जीभ लपलपा रहा हो। आवाज से सुनने वालों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। आर्येंद्रा और आर्मेंद्र ने भी आर्यन को देखा। पूरे निजी भोजन कक्ष का माहौल अचानक तनावपूर्ण और भारी हो गया। लेकिन अंत में आर्यन के भाव में जरा भी हलचल नहीं हुई। उसने ठंडे लहजे में कहा, और मैंने सोचा था कि तुम में मारने की हिम्मत होगी। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इस तरह के एक मूर्खतापूर्ण छोटा खेल लेकर आओगे। आर्मेंद्र स्तब्ध रह गया। उसे अपने कानों पर लगभग विश्वास नहीं हुआ। आर्येंद्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हरे चोगे वाले आदमी की आंखें जम गईं। वह एक भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे वह हमला करने वाला है। लेकिन तभी जल्दबाजी वाले कदमों की भारी धमक सुनाई दी, जिसके तुरंत बाद एक कर्कश आवाज आई, भाई आर्येंद्रा, कृपया मुझे सम्मान दें और आर्यन को जाने दें। यह आवाज अभी भी गूंज रही थी, तभी घुंघराली दाढ़ी वाला एक बड़ा, शक्तिशाली, प्रभावशाली आदमी निजी कमरे में आ गया, जिसकी चमकीली आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। वरुण? आर्येंद्रा की भौहें और भी गहरी हो गईं और उसने ठंडी सांस ली। मैं बस यह समझ नहीं पा रहा हूं कि सिटी लॉर्ड के अंगरक्षकों का कमांडर एक घर जमाई की मदद के लिए यहां क्यों आएगा? आहा, तो यह रोहित का पिता है। आर्यन अचानक समझ गया। उसे याद आया कि रोहित ने कल अमर मिलन सदन से जाने के बाद क्या कहा था, मैं इस एहसान को लौटाऊंगा। स्पष्ट रूप से घर लौटने के बाद रोहित ने अपने पिता से सहायता का अनुरोध किया था। यही सबसे अधिक संभावना थी कि वरुण अभी यहां क्यों दिखाई दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, वरुण निजी भोजन कक्ष में दाखिल हुआ और गंभीरता से कहा, कल आपके आदरणीय बेटे ने मेरे लड़के को धमकाया। सौभाग्य से आर्यन ने हस्तक्षेप किया। मैं, वरुण, इस एहसान को कैसे वापस नहीं कर सकता था? आर्येंद्रा ने आर्मेंद्र पर एक नजर डाली, जिसने जल्दबाजी में समझाया, पिताजी, मैंने रोहित को सिर्फ थोड़ा डराया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं।
और न ही अपमानित किया। भाई वरुण, तुमने सुना, इस मामले का तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं है, आरेंद्रा ने कहा। उसका भाव ठंडा था, उसके शब्द उदासीन थे। इसके विपरीत मेरा बेटा ही था जिसे धमकाया गया। अगर मैं इसे यूं ही छोड़ देता हूं तो मेरा बेटा ग्वांगलिंग सिटी में अपना सिर ऊंचा करके कैसे रह पाएगा? वरुण का भाव गहरा हो गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, आरेंद्रा ने उसे बीच में ही काट दिया। भाई वरुण, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुमको छोड़ो। यहां तक कि अगर परिवार प्रमुख सौरभ भी व्यक्तिगत रूप से यहां होते तो वे आर्यन की रक्षा नहीं कर पाते। उसके शब्द जोरदार, जोरदार और ऊंचे थे। वरुण का भाव तुरंत अप्रिय हो गया। वह व्यक्तिगत रूप से आया था, केवल इतनी बेरुखी से मना कर दिया गया। यह चेहरे पर तमाचा मारने जैसा था। जब आर्यन ने यह देखा तो वह खुद को मन ही मन सिर हिलाने से रोक नहीं पाया। उसने वैसे भी इस सब को हल करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने की योजना कभी नहीं बनाई थी। हालांकि वह और कुछ भी कह सकता था, वरुण उसकी मदद के लिए यहां आया था। वह बस उसे इस तरह से व्यवहार करते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन इससे पहले कि आर्यन जवाब दे पाता, उन्होंने सीढ़ियों के पार से जल्दबाजी में कदमों की एक और श्रृंखला सुनी। आरेंद्रा की भौहें नाराजगी से सिकुड़ गईं। अमर मिलन सदन विक्रांत का क्षेत्र था। उसने मान लिया था कि कोई भी उसे यहां परेशान नहीं करेगा। फिर भी अब यह फिर से हुआ था। बेशक आरेंद्रा नाराज था। कमरे में मौजूद अन्य लोग भ्रमित थे। इस बार कौन है? जल्द ही कोई नया व्यक्ति निजी कमरे के बाहर दिखाई दिया। वह ढीली आस्तीन वाले कन्फ्यूशियस चोगे में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। उसकी लंबी पतली दाढ़ी और मूंछें थीं और उसका व्यवहार असाधारण था। हालांकि उसकी भौहें जलती हुई घबराहट से सिकुड़ी हुई थीं और उसका माथा पसीने की एक परत से ढका हुआ था। यह स्पष्ट था कि वह यहां जल्दी में आया था। जब वह पहुंचा और देखा कि आर्यन वहां सुरक्षित बैठा है, तो वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। फिर समूह की चकित निगाहों के नीचे कन्फ्यूशियस चौगे में मौजूद अधेड़ उम्र का व्यक्ति आर्यन के पास भागा और अभिवादन में झुक गया। युवा स्वामी आर्यन, उन्होंने आपको चोट तो नहीं पहुंचाई? आर्यन को वह आदमी कुछ कुछ जाना पहचाना लगा, लेकिन उसे याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कहां देखा था। उसने अपनी उलझन को दबाया और पूछा, क्या मैं घायल लग रहा हूं? जब कन्फ्यूशियस चोगे में मौजूद आदमी ने यह देखा तो वह आखिरकार शांत हुआ। उसने जल्दबाजी में कहा, बस खुशी है कि तुम ठीक हो, बस खुशी है कि तुम ठीक हो। हालांकि जब वह मौजूद बाकी लोगों की ओर मुड़ा तो उसकी सहज, सुरुचिपूर्ण अभिव्यक्ति ठंडी और गंभीर हो गई। अरेंद्रा, तुम में बहुत हिम्मत है। उसकी आवाज अचानक बिजली कड़कने की तरह गूंज उठी, जिसने उनके दिलों में दहशत पैदा कर दी। कन्फ्यूशियस चोगे वाले आदमी को कमरे में घुसते देखते ही अरेंद्रा का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। यह फटकार सुनकर वह जहां का तहां जम गया। फिर वह बैठा नहीं रह सका। वह उठा और हक्का बक्का होकर पूछा, भाई नकुल, आप यहां क्या कर रहे हैं? शहर के मुखिया? अरमेंद्रा चौंक गया और वह भौचक्का सा खड़ा हो गया। आर्यन का शहर के मुखिया से कब से कोई संबंध बन गया? हरे रंग का आदमी भी घबराया हुआ लग रहा था। उसने तुरंत अपनी कटार हटाई, सिर झुकाया और मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया। प्रणाम, शहर के मुखिया नकुल। वरुण ने भी जल्दबाजी में उनका अभिवादन किया। आपका विनम्र अधीनस्थ आपको प्रणाम करता है महाशय। सुरुचिपूर्ण शहर के मुखिया तुरंत आकर्षण का केंद्र बन गए। नकुल, ग्वांगलिंग शहर के मुखिया, क्यूई संचय चरण के एक महान मार्शल आर्टिस्ट। उनके पास अपार शक्ति थी, उनकी प्रतिष्ठा आसमान छूती थी। तो यह वह है, आर्यन आखिरकार समझा, लेकिन उसके दिल में एक नई उलझन पैदा हो गई। मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई संबंध है। अचानक एक और संभावना उसके दिमाग में आई। क्या ऐसा हो सकता है कि अंत में
उसने कुछ नहीं कहा। वह बस चुपचाप बैठ गया और ठंडी चुप्पी में देखता रहा। अरेंद्रा, अगर मैं नहीं आता तो मैं तुम्हारे इस शक्ति प्रदर्शन का गवाह कैसे बन पाता? नकुल की नजरें बर्फीली थीं, जो एक क्रोधित सम्राट के समान प्रभावशाली थी। अरेंद्रा के माथे पर नसें तन गईं और उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। वह वरुण का अनादर करने से तो बच सकता था, लेकिन शहर के मुखिया नकुल से डरने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। भाई नकुल, मैंने इस आर्यन की पृष्ठभूमि की जांच की। अपने सबसे शक्तिशाली समय में भी वह केवल ब्लू रिवर स्वॉर्ड मैनोर के बाहरी संप्रदाय का स्वॉर्ड चीफ था, और आज वह वेन परिवार का उपेक्षित दामाद मात्र है। वह महत्वहीन है। अरेंद्रा ने ऐसा कहा जैसे वह जोर से सोच रहा हो। भाई नकुल, मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि आप जैसा महान व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए इतना कष्ट क्यों उठाएगा। अरमेंद्रा, हरे रंग का आदमी, और वरुण सभी यही सोच रहे थे। महत्वहीन? नकुल की आंखों में उपहास भर गया, लेकिन वह अन्यथा भावहीन रहा। हमारी पिछली जान पहचान को देखते हुए मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे अमर समागम गृह आने से पहले स्पिरिट जेड प्रीफेक्चर की युवा मार्चियोनेस ने कहा था कि अगर आर्यन के सिर का एक भी बाल खो गया तो वह मुझसे प्रायश्चित के रूप में अपना सिर पेश करवाएंगी। उसके शब्द बिजली की गड़गड़ाहट की तरह छूटे। उनमें से हर एक स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करता हुआ वहीं जड़वत खड़ा रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि वह स्पिरिट जेड प्रीफेक्चर की युवा मार्चियोनेस का दोस्त है? अरेंद्रा पूर्ण अविश्वास में आर्यन की ओर देखने के लिए मुड़ा। स्पिरिट जेड प्रीफेक्चर की युवा मार्चियोनेस, वह शाही परिवार की एक वास्तविक रिश्तेदार थी, और हालांकि वह लानलिंग के शियाओ परिवार में पैदा हुई थी, ग्रेट झो के वर्तमान सम्राट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से मार्चियोनेस की उपाधि दी थी। उनका ओहदा भयानक रूप से ऊंचा था, लेकिन आर्यन तो वेन परिवार का निम्न ओहदे वाला दामाद मात्र था। वह स्पिरिट जेड प्रीफेक्चर की युवा मार्चियोनेस का दोस्त कब बन गया? वरुण और हरे चोगे वाले आदमी ने ऐसे प्रतिक्रिया दी जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। अपनी हैसियत के कारण वे नकुल के शब्दों के निहितार्थ से अच्छी तरह वाकिफ थे। युवा स्पिरिट जेड मार्चियोनेस के दिल में नकुल का जीवन आर्यन के जीवन जितना भी कीमती नहीं था। अरेंद्रा, ओ अरेंद्रा, तुम्हारे कार्यों ने लगभग मेरी जान ले ली थी, नकुल ने ठंडे लहजे में कहा। मैं अरेंद्रा अब शांत नहीं रह सका और उसे ठंडा पसीना आने लगा। हालांकि वह हुआंग परिवार का मुखिया था, जो ग्वांगलिंग शहर में हवा और बारिश दोनों को नियंत्रित करने में सक्षम था, फिर भी उसे नकुल का सम्मान करना पड़ता था। जहां तक युवा स्पिरिट जेड मार्चियोनेस का सवाल था, उनका ओहदा इतना ऊंचा था कि पूरे हुआंग परिवार को एक साथ मिलाकर भी उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। पिताजी, स्पिरिट जेड प्रीफेक्चर की यह युवा मार्चियोनेस कौन है? क्या क्या वह मेरे चाचा से भी अधिक अद्भुत हैं? अरमेंद्रा ने घबराकर पूछा। उसने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वह निहितार्थों को समझने के लिए बहुत छोटा था। थप्पड़! जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अरमेंद्रा ने महसूस किया कि किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा है। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके गाल लाल, सूजे हुए और खून बह रहे थे। वह थप्पड़ खाकर स्तब्ध रह गया था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने ही उसे मारा था। अपना मुंह बंद रखो! अरेंद्रा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें गुस्से से भड़क रही थीं। उसके भयानक भाव ने अरमेंद्रा को, जो सिर से पैर तक कांप रहा था, ठंड से नहला दिया। अगर तुम्हारे चाचा को इसके बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वह तुम्हारी चाची को मौके पर ही तलाक दे देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे और खुद को हुआंग परिवार से स्थायी रूप से अलग कर लेंगे। नकुल ठंडी हंसी हंसा। अरमेंद्रा की चाची, यानी अरेंद्रा की छोटी बहन, क्लाउड रिवर प्रीफेक्चर के प्रीफेक्चरल गवर्नर कुणाल की पसंदीदा रखैल थी। कुणाल एक प्रभावशाली व्यक्ति था जो क्लाउड रिवर प्रीफेक्चर के 19 शहर के मुखियाओं से ऊपर था।
उनके साथ हुआंग परिवार के संबंध के कारण अतीत में नकुल ने हुआंग परिवार को हल्के में उकसाने की हिम्मत नहीं की होगी, लेकिन अब सब कुछ अलग था। अरमेंद्रा को आखिरकार समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ और वह अपनी आत्मा खोए हुए की तरह जम गया और हक्का बक्का बैठा रहा। वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी सारी ताकत चली गई हो। उसने कितनी भी कोशिश की, उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन ऐसे समय में अरेंद्रा अपने बेटे की चिंता करने के लिए समय कैसे निकाल सकता था? उसने गहरी सांस ली, फिर अचानक आर्यन की ओर मुड़ा और कमर से झुककर प्रणाम किया। कड़वाहट भरी आवाज में उसने कहा, मेरी आंखें थीं, लेकिन मैं देख नहीं सका। मैं नहीं जानता था कि यंग लॉर्ड आर्यन युवा स्पिरिट जेड मार्चियोनेस के मित्र हैं। मैं गलत था और मैं विनम्रतापूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूं। निजी भोजन कक्ष पूरी तरह से सन्नाटे में डूब गया। हर किसी के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। अरेंद्रा हुआंग परिवार का मुखिया था, ग्वांगलिंग शहर में एक प्रभावशाली व्यक्ति। उसने तो ओल्ड गार्ड के कप्तान वरुण का खुल्लम खुल्ला अनादर करने की भी हिम्मत की थी। यहां तक कि जब वह शहर के मुखिया नकुल का सामना करता था तो वह केवल सतर्क रहता था। फिर भी अब स्पिरिट जेड मार्चियोनेस के कारण वह आर्यन के सामने झुक रहा था और सिर झुका रहा था। पिताजी। अरमेंद्रा वहीं जड़वत खड़ा था। उसमें लाचारी की तीव्र भावनाएं दौड़ रही थीं। उसके दिल में उसके पिता एक पर्वत के समान थे, जो एक हाथ से आसमान को ढकने में सक्षम थे। जब उसने अपने पिता को आर्यन जैसे साधारण दामाद के सामने झुकते देखा, तो मानो उसके दिल का विशाल पर्वत ढह गया। हरे रंग के आदमी का शरीर अकड़ गया। उसका भाव उदास और अनिश्चित था। जब उसने यह सब देखा, तो वरुण ने मन ही मन खुद का मजाक उड़ाया। इस स्थिति को देखो, क्या आर्यन को वास्तव में मुझ जैसे किसी की मदद की जरूरत थी? आर्यन की भौहें बस थोड़ी सी ऊपर उठीं। हुआंग परिवार का मुखिया कुछ ही देर पहले बेशर्मी से अभिमानी था, फिर भी अब वह सिर झुका रहा था और डर से कांप रहा था। आर्यन स्वाभाविक रूप से समझा कि अरेंद्रा वास्तव में उसे नहीं, बल्कि स्पिरिट जेड मार्चियोनेस को प्रणाम कर रहा था। यंग लॉर्ड आर्यन, आप इस मामले को कैसे निपटाना चाहते हैं? नकुल ने मुड़कर हल्के से पूछा। आर्यन का सामना करते हुए ग्वांगलिंग शहर के मुखिया ने एक सम्मानजनक आचरण बनाए रखा। उन्होंने जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। आर्यन की नजर अरमेंद्रा पर पड़ी। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था? अरमेंद्रा चौंक गया। फिर उसके चेहरे से खून उतर गया और उसके होंठ कांपने लगे। मैं। इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैंने कहा था, मैं तुम्हें बदला लेने का मौका दूंगा, लेकिन अगर तुम यह मौका लेते हो तो तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे। अरमेंद्रा को स्वाभाविक रूप से याद था, लेकिन कल उसने जरा भी परवाह नहीं की थी। हालांकि अब यह सुनकर हर शब्द उसके दिल में एक हड्डी चिल्लाती चाकू की तरह कट रहा था। उसका आतंक और घबराहट चरम पर थी। वह खुद को अपने पिता अरेंद्रा की ओर देखने से नहीं रोक सका। हालांकि अरेंद्रा ने अपना सम्मानजनक झुकाव बनाए रखा। अपने आप को काबू में करते हुए वह घबरा गया। उसने दांत पीसे और कहा, यंग लॉर्ड आर्यन, मैं इस घटना के परिणामों को अकेले सहने के लिए तैयार हूं। आर्यन ने सिर हिलाया। उसने नकुल की ओर देखा और कहा, मैं बता सकता हूं कि शहर के मुखिया नकुल ने यह सब इसलिए कहा ताकि तुम्हें और तुम्हारे बेटे को संभावित नुकसान की चेतावनी दी जा सके और तुम्हें किसी भी सीमा को पार करने और भी बड़ी आपदा को आमंत्रित करने से रोका जा सके। नकुल की अभिव्यक्ति जम गई। उन्होंने वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए स्पिरिट जेड मार्चियोनेस का उल्लेख किया था। आखिरकार अरेंद्रा हुआंग परिवार का मुखिया था। यदि वे इस मामले को अंत तक ले जाते तो शहर के मुखिया के रूप में नकुल को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ता। लेकिन नकुल ने यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि आर्यन एक नजर में ही उसे ताड़ लेगा। खुद को शांत करने के बाद नकुल ने गंभीरता से मुट्ठी बांधी। यंग लॉर्ड आर्यन,
आपकी आंखें मशालों की तरह उज्ज्वल हैं। जैसा कि अपेक्षित था, मैं आपसे अपने इरादे नहीं छिपा सकता। हालांकि मैं गारंटी देता हूं कि आप इस मामले को जैसे चाहें वैसे सुलझा सकते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। शहर के मुखिया की गंभीर प्रतिज्ञा सुनकर हुआंग परिवार के तीनों सदस्यों के भाव बदल गए और उनके दिल डूब गए। आर्यन का भाव हमेशा की तरह शांत था। मुझे कभी भी दूसरों की शक्ति पर निर्भर रहना पसंद नहीं आया। इसके अलावा शहर के मुखिया नकुल, आप मेरी मदद करने के लिए यहां आए हैं। मैं स्वाभाविक रूप से आपके लिए चीजें कठिन नहीं करूंगा। नकुल ने मन ही मन राहत की सांस ली। हालांकि फिर उसने देखा कि आर्यन ने अपनी नजर हरे रंग के आदमी पर टिका दी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उस कटार से खेलना पसंद है ना? उसे वापस निकालो और अपना हाथ काट डालो। आर्यन के निजी भोजन कक्ष में प्रवेश करने के क्षण से ही हरे रंग का आदमी अपनी कटार से खेल रहा था। उसके शब्द रहस्यमय थे और उसकी हरकतें हल्की। लेकिन अगर वरुण का अचानक आगमन न होता तो वह आर्यन पर हमला कर चुका होता। आर्यन स्वाभाविक रूप से उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। भीड़ के दिल ठंडे पड़ गए। हरे रंग के आदमी को हेमंत कहा जाता था और वह हुआंग परिवार के गार्ड का कप्तान था। वह एक चरम रक्त परिसंचरण क्षेत्र का विशेषज्ञ था और ग्वांगलिंग शहर के भीतर वह एक शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्टिस्ट था। अगर उसने एक हाथ खो दिया तो मार्शल दाव की उसकी साधना पर इसका अनिवार्य रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या मैं किसी और तरीके से प्रायश्चित कर सकता हूं? हेमंत का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। वह अतुलनीय रूप से घबराया हुआ था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस पर हल्की मुस्कान दी। नकुल ने ठंडी निगाह से अरेंद्रा को देखा। यह निराकार दबाव अरेंद्रा की छाती पर पड़ा। अंत में उसका भाव विकृत हो गया और उसने कहा, हेमंत, करो। हेमंत की आंखों से खून उतर गया और उसकी आंखें ढीली और निर्जीव हो गईं। कांपते हुए उसने अपनी छिपी हुई कटार निकाली, उसके किनारे को अपने दाहिने हाथ की ओर इशारा किया और वार किया। छपाक! एक अभी भी खून बह रहा दाहिना हाथ फर्श पर गिर गया। खून झरने की तरह बह गया। हेमंत के गाल पीड़ा से फड़क रहे थे और वह पसीने से तरबतर था। तभी आर्यन ने सिर हिलाया और अपनी नजर हटाई। इस बार उसने अरेंद्रा को देखा। अभी अभी क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम चाहते हो कि मैं घुटनों के बल बैठकर अमर समागम गृह से बाहर निकलूं, हर कदम पर माथा टेकते हुए? तुम्हारे हिसाब से हमें इसे कैसे सुलझाना चाहिए? अरेंद्रा की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। इस बीच अरमेंद्रा डर से पीला पड़ गया था। नकुल और वरुण ने एक दूसरे को देखा। वे इस पिता पुत्र की जोड़ी पर दया किए बिना नहीं रह सके। इसी को लोग कहते हैं कि पत्थर उठाना और अपने ही पैर पर गिरा लेना। अगर अरेंद्रा रेंगकर और माथा टेककर इमारत से बाहर निकलता तो उसकी प्रतिष्ठा खंडित हो जाती। वह सार्वजनिक रूप से फिर कभी अपना सिर उठाना भूल सकता था। पिताजी, मैं माथा टेकूंगा, मैं माथा टेकूंगा। अचानक अरमिंद्रा सिसक उठा, खुद को जमीन पर फेंक दिया और फर्श पर अपना सिर दे मारा। धम्म! नीचे की लकड़ी हिल गई। माथा टेकने की आवाज ढोल की थाप जैसी थी। जल्द ही चमड़ी फट गई, जिससे अरमिंद्रा का माथा लहूलुहान हो गया। धम धम धम! दंडवत प्रणाम की भारी, जोरदार आवाजें प्राइवेट डाइनिंग रूम में बार बार गूंज रही थीं। नाकुल और वारुण ऐसे विशेषज्ञ थे जो लंबे समय से खून खराबे के आदी थे, लेकिन यह सब देखकर वे सिहर उठे। आरेंद्रा की भौहें दर्द के कारण सिकुड़ गईं। उसकी आस्तीन के भीतर उसके हाथ जकड़े हुए थे, नाखून मांस में गड़े हुए थे। कोई भी पिता अपने बेटे को बार बार दंडवत प्रणाम करने के लिए मजबूर होते हुए कैसे देख सकता है? उसे नफरत महसूस क्यों नहीं होती? उसका दिल क्यों नहीं दुखता? लेकिन वह केवल सह सकता था। आज उसके पास अपना आपा खोने या बदला लेने का कोई अवसर नहीं था। अगर उसने कोशिश की तो वह पूरे अरेंद्रा परिवार पर एक अप्रत्याशित आपदा लाएगा। चलो इसे यहीं खत्म करते हैं। कुछ देर बाद
आर्यन अचानक बोल उठा। वह कुछ हतोत्साहित लग रहा था। कल उसने भविष्यवाणी की थी कि अरमेंद्रा बदला लेने के लिए वापस आएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि अंत में वह केवल बैठकर देखता रहेगा जबकि दूसरे उसकी समस्याओं को हल करेंगे। इसका मतलब यह था कि आर्यन के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि की भावना नहीं थी। नकुल ने राहत की सांस ली और उसकी तनी हुई नसें आखिरकार शांत हुईं। वह चिंतित था कि आरेंद्रा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देगा और हंगामा करेगा। सौभाग्य से उसकी चिंताएं वास्तविकता नहीं बनी। आपका धन्यवाद युवा स्वामी आर्यन, आपकी दया के लिए। आरेंद्रा ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी। मैंने पहले ही कहा था, मुझे यह पसंद नहीं है कि दूसरे मेरी लड़ाई लड़ें। उस हिसाब से आपको खुद को भाग्यशाली मानना चाहिए। आज आप भाग्यशाली रहे। आर्यन ने अरेंद्रा को गहराई से देखा। फिर वह उठा और दरवाजे से बाहर निकल गया। अगर उसने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की होती तो सिर कट जाते। दुर्भाग्य से अरेंद्रा और अन्य लोगों को शायद इसका एहसास नहीं हुआ था, अन्यथा वे इस तथ्य का जश्न मना रहे होते कि वे अभी भी जीवित हैं। ओह अरेंद्रा, मैं आपको सलाह देता हूं कि बदले के किसी भी विचार को त्याग दें, अन्यथा मुझे डर है कि आप पूरे अरेंद्रा परिवार के जीवन को खतरे में डाल देंगे। जैसे ही उसने आर्यन के जाने का देखा, नकुल ने अरेंद्रा को ठंडी चेतावनी दी और फिर तेजी से आर्यन के पीछे चला गया। अपने अगले कदम ध्यान से चुने। वारुण को तमाशा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह सिटी लॉर्ड के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गया। जल्द ही केवल अरेंद्रा, अरमेंद्रा और हीमैंट ही बचे। अरेंद्रा लड़खड़ाया जैसे उसने अपने शरीर की सारी शक्ति खो दी हो और अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसकी आंखें निर्जीव थीं और एक पल में वह बहुत बूढ़ा लग रहा था। पिताजी, अरमेंद्रा रोया और अपने खून से सने माथे को जकड़ लिया। उसका चेहरा खून और आंसुओं से सना हुआ था, जिससे वह अजीब, खूनी और पूरी तरह से भयानक लग रहा था। इस बीच हिमैंट ने अपने कटे हुए हाथ के ठूंठ को जकड़ लिया। खून की कमी से उसका चेहरा पीला और पारभासी था। एक गलत कदम और हम लगभग जीवन भर का पछतावा कर बैठते। बहुत देर बाद अरेंद्रा होश में आया। उसकी आवाज कर्कश थी जब उसने कहा, बच्चे, यह याद रखना, एक ग्रैंड मास्टर और कुलीन वर्ग का सदस्य बनने से पहले तुम्हें तुम्हें बदला नहीं लेना चाहिए। जब तक उसने यह आदेश देना समाप्त किया, उसकी आवाज में गहरी थकावट और कड़वाहट थी। परिवार प्रमुख, क्या आप सच में इसे जाने देने वाले हैं? हेमांट की आंखें अनिच्छा से भरी थीं। आरेंद्रा अचानक सीधा हो गया और उसकी अभिव्यक्ति भयानक रूप से ठंडी थी। अगर तुमने मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत की, उसने कहा, प्रत्येक शब्द के बीच जोर देते हुए, तो बड़े भले के नाम पर एक रिश्तेदार को मारने के लिए मुझे दोष मत देना। हेमांट जम गया, फिर चुप्पी में डूब गया। उस क्षण अरमेंद्रा, युवा सिल्क पैंट, ने आखिरकार वास्तविकता की क्रूरता को समझा। कभी-कभी उनके आरेंद्रा परिवार के पास भी चुपचाप अपना गुस्सा सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और यह सब ट्रीशा के परिवार के घर जमाई के कारण था। अभी खाते थी। जब उसे यह याद आया तो अरमेंद्रा पर हैरानी छा गई। एरियन वह घर जमाई था जिसका ग्वांगलिंग सिटी में हर कोई मजाक उड़ाता था। वह अपंग जिसने अपनी पूरी साधना खो दी थी। वह कैसे इतनी भयानक स्थिति रख सकता था? अमर मिलन गृह, इमॉर्टल गैदरिंग हाउस का पहला तल। जैसे ही एरियन सीढ़ियों पर दिखाई दिया, उसने एक ब्रोकेड वस्त्र पहने अधेड़ व्यक्ति को उसका इंतजार करते देखा। आदमी ने सिर झुकाया और कमर पर झुका। उसके चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान थी। मुझे पता था कि आप आपदा टालकर सुरक्षित लौटेंगे, युवा स्वामी आर्यन। यह अमर मिलन गृह का मालिक विक्रंट था, जो ग्वांगलिंग सिटी में एक सम्मानित और शक्तिशाली हस्ती था। जब आर्यन पहली बार आया था तो विक्रंट ने उसकी आसन्न दुर्भाग्य पर खुशी मनाई थी। तमाशा देखने के लिए उत्सुक था।
फिर भी अब वह केवल गर्मजोशी भरी मुस्कान दे रहा था। अमर मिलन गृह का साइन बोर्ड सचमुच बहुत कठोर है। इसे जरा भी नुकसान नहीं हुआ। आर्यन ने ठंडे स्वर में उपहास किया। विक्रांत अजीब तरह से मुस्कुराया, लेकिन वह ढीठ था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, युवा स्वामी आर्यन, आपका अतिशयोक्ति मुझे शर्मिंदा करता है। मेरे पश्चाताप की अभिव्यक्ति के रूप में मैं आपका हमारे प्रतिष्ठान में अब से मुफ्त भोजन के लिए स्वागत करता हूं। आर्यन ने एक साधारण ओह के साथ जवाब दिया, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। वह बस इमारत से बाहर चला गया। सिटी लॉर्ड नकुल और वारुण तेजी से उसके पीछे चले गए। सिटी लॉर्ड नाकुल, कमांडर वारुण। विक्रांत ने जल्दबाजी में झुककर अभिवादन किया। खुद को भाग्यशाली समझो कि युवा स्वामी आर्यन को कुछ अनहोनी नहीं हुई, नहीं तो मैं पूरे अमर मिलन गृह को फाड़ देता। नकुल ने ठंडी सांस ली, फिर पलटकर बिना दूसरी नजर डाले चला गया। आर्यन, नकुल और वारुण के दरवाजे से गायब होने के बाद ही विक्रांत ने अपनी पीठ सीधी की और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। अभी भी उसका दिल बचे हुए डर के साथ धड़क रहा था और वह शांत होने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगर मुझे पता होता कि आर्यन इतना सक्षम है, तो मैं इतना लापरवाह नहीं होता, विक्रांत ने मन ही मन सोचा। लेकिन वह अचानक काफी भ्रमित महसूस करने लगा। आर्यन जैसा बेकार आदमी नकुल और वरुण के साथ कैसे जुड़ सकता है? इसने उसकी कल्पना को पूरी तरह से उलट दिया था। अमर मिलन गृह के बाहर कमांडर नकुल, युवा स्वामी आर्यन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूं, वरुण ने धीमी आवाज में कहा। नकुल ने सिर हिलाया, फिर आदेश दिया, आज की घटना की खबर मत फैलाना। जैसे ही वारुण जाने के लिए मुड़ा, आर्यन को कुछ याद आया। उसने अचानक कहा, कमांडर वारुण, आपका बेटा बहुत अच्छा है। वारुण बीच में ही रुक गया। फिर उसने बिना दूसरी नजर डाले जारी रखा, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान का संकेत था। इस पिता के दिल में उसका बेटा रोहित कृतज्ञता की एक मजबूत भावना रखता था और जानता था कि एक दयालुता का बदला कैसे चुकाना है। वह स्वाभाविक रूप से उससे खुश था। ग्वांगलिंग सिटी आर्यन के बारे में पूरी तरह से गलत है। किसने सोचा होगा कि वह स्पिरिट जेड मार्क्योनेस का दोस्त था? सौभाग्य से रोहित ने पहले ही उस पर एक अच्छा प्रभाव डाला है। शायद भविष्य में हम एक और मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। वारुण पहले से ही संभावनाओं पर विचार करना शुरू कर चुका था। अब तक मुझे लगता है कि आपने अनुमान लगा लिया होगा कि स्पिरिट जेड मार्क्योनेस कौन है, नकुल ने पूछा। उसकी मुस्कान सौम्य थी और उसके शब्द विनम्र थे। आर्यन ने सिर हिलाया। मैंने बस यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह मेरे पीछे लोगों को लगाएगी, अन्यथा मुझे डर है कि आप इतनी जल्दी अमर मिलन गृह तक नहीं पहुंच पाते। नकुल की मुस्कान जम गई और उसने जल्दी से समझाया, युवा स्वामी आर्यन, कृपया गलत न समझें। युवा मार्चियोनेस, आपको समझाने की जरूरत नहीं है सिटी लॉर्ड नाकुल। फिर भी आपने आज मेरा एक अच्छा काम किया और मुझे दूसरों का एहसानमंद होना कभी पसंद नहीं है। यदि आप कभी किसी ऐसी समस्या में पड़ते हैं जिसे आप हल नहीं कर सकते हैं, तो मुझसे मिलने आइए। इतना कहकर आर्यन मुड़ा और चला गया। नीले रंग के वस्त्रों में एक आकृति पैदल यात्रियों के प्रवाह में गायब हो गई, अकेली और नश्वर मामलों से अलग। मुझे डर है कि आर्यन के पास काफी रहस्य हैं। आर्यन के गायब होने के बाद ही नकुल ने अपनी नजर वापस ली। उसे भी कई संदेह थे, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लापरवाही से जांच नहीं कर सकता। अब जो मायने रखता था वह स्पिरिट जेड मार्चियोनेस को वापस रिपोर्ट करना था। सिटी लॉर्ड का निवास, एक अलग आवास। एक छाता वृक्ष के हरे भरे पत्तों के नीचे सिया चुपचाप नकुल की रिपोर्ट सुन रही थी। उसके पास लंबी चिकनी जेड जैसी टांगें थीं, जो उसकी लंबी और पतली आकृति को उभारती थीं। उसके गहरे बाल अनौपचारिक रूप से बंधे हुए थे, जिससे उसका अतुलनीय रूप से सुंदर अंडे के आकार का चेहरा, पतली और घुमावदार भौहें, भरे हुए लाल होंठ और स्वच्छ तालाबों जैसी चमकीली आंखें
पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थीं। हालांकि उसने जानबूझकर एक ढीली आस्तीन वाली सादी सफेद पोशाक पहनी थी, लेकिन यह उसके महान भाव को छिपाने के लिए पर्याप्त नहीं था। नाकुल का पूरा विवरण सुनने के बाद उसकी तारों जैसी आंखें विचारशील थीं। आप कह रहे हैं कि मास्टर आर्यन खुद ही वहां गए थे और वह पूरे समय शांत और संयमित लग रहे थे? वह सही है। ओह, हां, जाने से ठीक पहले उन्होंने कुछ अजीब कहा। नकुल ने विचार किया। मुझे बताओ, सिया ने बड़ी दिलचस्पी से कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी भी दूसरों की शक्ति पर निर्भर रहना पसंद नहीं रहा और आरिंद्रा और अन्य आज भाग्यशाली थे। भाग्यशाली? सिया की आंखों में असामान्य प्रकाश कौंधा। ऐसा लगता है कि भले ही आप उनकी मदद के लिए नहीं जाते, मास्टर आर्यन के पास पहले से ही इससे निपटने की योजना थी। उन्होंने अनुमान लगा लिया है कि मैं कौन हूं, है ना? नकुल ने सिर हिलाया। उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया दी? वह नकुल हिचकिचाया, लेकिन अंत में उसने कहा, मार्चियोनेस, उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि पिछले कुछ दिनों से मेरे लोग गुप्त रूप से उनका निरीक्षण कर रहे थे। सिया का दिल कस गया। क्या वह नाराज हैं? नकुल ने जल्दबाजी में सिर हिलाया। वास्तव में नहीं, उन्होंने बस कहा कि मैंने उन पर एक एहसान किया है और अगर मुझे आगे चलकर कोई मुश्किल समस्या आती है तो मैं उनसे मदद के लिए जा सकता हूं। सिया ने सिर हिलाया। चाचा नकुल, आप जा सकते हैं। जी। नकुल मुड़ा और चला गया, जबकि शिया अलग आवास के अन्य कमरों में से एक में प्रवेश कर गई। अंदर उसने चाय बनाते हुए फीरोज की पतली आकृति को देखा। वह इत्मीनान से लग रहा था और उसका रंग पहले से कहीं ज्यादा गुलाबी था। जब उसने एसिया को अंदर आते देखा तो उसने लापरवाही से कहा, मैंने तुम्हारी बातचीत अभी सुनी। मैं बस इतना कह सकता हूं कि नाकुल को अमर मिलन गृह भेजकर हमने अनजाने में आरिंद्रा की मदद की। अन्यथा मास्टर आर्यन की क्षमताओं के साथ मुझे डर है कि आरिंद्रा लोग रेस्टोरेंट से जिंदा नहीं निकलते। सिया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह हिचकिचाई। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो बस कह दो, ऐसा नहीं है कि यहां कोई और है। फिरोज मुस्कुराया और सिर हिलाया। सिया ने एक गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से कहा, दादाजी, हमारी जांच के परिणाम साबित करते हैं कि मास्टर आर्यन कोई अलौकिक विशेषज्ञ या उच्च अगम्य अमर नहीं है। वह तो बस ट्रीशा के परिवार के घर जमाई हैं। आप अभी भी उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? फिरोज मुस्कुराया, फिर आह भरी। जब तुम मेरी उम्र तक पहुंचोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तथाकथित हैसियत, पद और अधिकार जरा भी महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो मायने रखता है वह तुम्हारी मनःस्थिति, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारी साधना है। जिस तरह के तरीके और तीक्ष्ण दृष्टि मास्टर आर्यन ने उस दिन प्रदर्शित की, मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं होता अगर वह कोई एकांतवासी विशेषज्ञ होते। फिर भी वह ब्लू रिवर तलवार जागीर, ब्लू राइवर सोर्ड मैनर के निकाले गए शिष्य और ट्रिशा के परिवार के तिरस्कृत घर जमाई निकले। यह और भी अजीब है। उसकी नजर अचानक गहरी हो गई। मैं गारंटी दे सकता हूं कि एरियन के पास ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम उजागर नहीं कर सकते। यह उनके बारे में सबसे डरावनी बात है। फिरोज ने ऊपर देखा। वह देख सकता था कि सिया अभी भी संशय में थी, इसलिए वह हंसा। ज्यादा मत सोचो बच्ची, मत भूलो। जब से मैंने वह घोल लेना शुरू किया जो उन्होंने मुझे निर्धारित किया था, मेरे घाव लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने मुझे मौत के कगार से वापस लाया। अकेले यही उनकी क्षमताओं को साबित करने के लिए पर्याप्त है। सिया ने बार बार सिर हिलाया। जो औषधीय नुस्खा उन्होंने हमें दिया वह वास्तव में रहस्यमय है। वासी के मरिल रहे। फिरोज को अचानक कुछ याद आया और उसने गंभीरता से कहा, कल सुबह हम मास्टर आर्यन से मिल रहे होंगे। तुम्हें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सिया चिढ़ महसूस किए बिना नहीं रह सकी। दादाजी, पिछले कुछ दिनों में आपने मुझे कितनी बार यह बताया है। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? फिरोज जोर से हंसा और उसने लापरवाही से कहा, मेरी बकवास के लिए मुझे माफ करना। जब हम उस दिन पहाड़ों से लौटे थे
तो मैंने सोचा था कि मेरी मौत निश्चित है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर आर्यन से एक आकस्मिक मुलाकात मुझे जीवन की एक नई लीज देगी। मैं खुश हूं।